आप लोग अपने अपने रोल नंबर पोस्ट करते रहिए नाम के साथ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने कि ये एक फुल एक यूएमएल का कंसेप्चुअल डायग्राम है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग है और कई कई पार्ट्स में हम लोग ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूल्स हो गए और मैकेनिज्म्स वगैरह। बिल्डिंग ब्लॉक्स की फिर थिंग्स, रिलेशनशिप्स, डायग्राम्स और थिंग्स भी काफ़ी आगे डिटेल्स में था, डिवाइडेड था स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ग्रुपिंग थिंग्स, एनोटेशनल थिंग्स में। इसमें सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है याद करने की, मतलब इनके सब के बारे में जो मेन चीज़ है वो भी हम आज के लेक्चर में कवर कर देंगे कि क्या क्या मेन है याद करने के लिए, जो आगे भी काम आएगा जब तक हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। जिस जो जो भी हम लोग डायग्राम इसमें बनाएंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, यूज केस, सीक्वेंस, ये सब 9 तक जो भी डायग्राम्स बनेंगे, 8 तक, 5 6 7 8 तक, यहाँ 9 गलत लिख गया है। ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ होंगी उनको हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे था थिंग्स, रिलेशनशिप्स, डायग्राम्स। ठीक है, थिंग्स इन द यूएमएल, 4 काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द यूएमएल है। यूएमएल में हम लोग 4 तरह की थिंग्स को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर, ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल। अब स्ट्रक्चरल में क्या क्या आता है? स्ट्रक्चरल थिंग्स आर द नाउन्स ऑफ यूएमएल मॉडल्स। दीज आर द मोस्टली स्टैटिक पार्ट्स ऑफ अ मॉडल रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स दैट आर आइदर कंसेप्चुअल और फिजिकल। मतलब इसमें हम लोग सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को ही
स्टडी करते हैं, व्यू लेते हैं, स्टैटिक व्यू लेते हैं, जो स्टैटिक रहती है, जो पूरे सिस्टम में बदलती नहीं है, ठीक है। कलेक्टिवली द स्ट्रक्चरल थिंग्स आर कॉल्ड क्लासीफायर्स। एक कलेक्शन ऑफ जो स्ट्रक्चर्स होता है हम लोग उनको क्लासीफायर्स बोलते हैं। पेपर में अगर जैसे डेफिनेशंस आती हैं छोटी छोटी, क्लासीफायर्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, तो उनकी जगह पर इस सबको लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लास के बारे में, क्लास इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर द सेम एट्रीब्यूट, ठीक है। एक सेम एट्रीब्यूट वाले ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक सेम एट्रीब्यूट की जो थिंग्स होती हैं, जब उनको हम कलेक्ट करते हैं तो उनको हम एक क्लास में ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे एरे में हम लोग क्या करते हैं, एरे का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी तरीके के जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं एक साथ, तो उनको हम एरे बोलते हैं। यूएमएल डायग्राम्स में जब हम लोग एक सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम एक क्लास की बात उस समय कर रहे होते हैं। Then attributes, operations, relationships, and semantics. A class implements one or more interfaces. Graphically, a class is rendered as rectangle, usually including its name, attributes, and operations. मतलब क्लास को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम उसको पिक्चराइज करते हैं, वही लिखा हुआ है एज ए रेक्टेंगल इंक्लूडिंग इट्स नेम, एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे नेम, ऑपरेशंस ये चीज़ है, क्लास का ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्लास को हम लोग एक इस तरीके से डिजाइन करते हैं। इसका मतलब ये कोड में इस तरह से लिखा होगा कि एक क्लास बनी होगी, ठीक है, क्लास बनी होगी विंडो नाम की, ठीक है, विंडो नाम की एक क्लास बनी होगी। उसके बाद इसमें क्या होगा, ओरिजिन और साइज ये डेटा मेंबर्स होंगे, मान लेते हैं दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर ओरिजिन, ठीक है, कॉमा साइज ये हमारा हो गया इंटीजर फॉर्मेट में। और ये जो ओपन क्लोज मूव डिस्प्ले बने हुए हैं हमारे मेंबर फंक्शंस हो गए, ठीक है। जैसे वॉइड ओपन इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, वॉइड क्लोज, वॉइड मूव, वॉइड डिस्प्ले, फिर यहाँ पे क्लास बंद हो जाती है सेमीकोलन के साथ, ब्रैकेट के साथ। तो उसी कोड को ही इसमें हम लोग एक डायग्राम के फॉर्मेट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा होता है क्लास एक स्पेस के साथ ये चीज। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखते हैं, डेटा मेंबर्स लिखते हैं, यानी कि जो भी हमारे इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोट, ये सब के जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो हम लोग लिखते हैं सेकंड वाले पार्ट में इसमें। और थर्ड पार्ट इससे रिलेटेड होता है, जो हम लोग मेंबर फंक्शंस रिलेट करते हैं, ओपन क्लोज मूव डिस्प्ले, इस तरीके से, ठीक है। तो जब भी हम लोग क्लास का यूएमएल डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और ये कोड में उसका डायग्राम होता है C++ की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरव्यू यहाँ पे मिलेगा अभी कि हम लोग को आगे कैसे स्टार्ट करनी है चीज़ों को। Then an interface is a collection of operations that specify a service of a class or component. An interface therefore describes the external visible behavior of that element, ठीक है। Externally जो उसका behavior होता है वो उसको describe करता है। An interface might represent the complete behavior of a class or component or only a part of that behavior. पूरी क्लास के को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर उसके कुछ पार्ट को भी एक इंटरफेस रिप्रेजेंट कर सकता है। An interface defines set of operation specifications but never a set of operations implemented. सिर्फ स्पेसिफाई करेगा, इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं शो करता है। ये सब उसकी बहुत थोड़ा सा थ्योरी कैसे इंटरफेस डायग्राम हम लोग आगे बनाएंगे। और इंटरफेस डायग्राम क्या होता है, अभी प्रॉपर जो भी हम लोग को यहाँ डायग्राम देखने को मिलेंगे, कोलैबोरेशन, ठीक है, यूज केस डायग्राम, इन सबको, ये सब तो थ्योरी है, लेकिन इसके बारे में प्रॉपर तब समझ में आएगा जब हम लोग इसके डायग्राम क्रिएट करेंगे, जब हम लोग इसे डायग्राम से डील करेंगे तब प्रॉपर पता चलेगा कि डायग्राम की यूटिलिटी क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो तो अभी अगर भले ही इसके बारे में समझ में ना आ रहा हो तो इसमें ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग डायग्राम से डील करेंगे किसी भी सिस्टम को, जब हम लोग डायग्राम बनेंगे, क्लास डायग्राम बनेगा, यूज डायग्राम बनेगा, तो उससे ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। डायग्राम में क्या होगा, उनके सिम्बल्स होंगे, हर डायग्राम का अलग एक सिम्बल होगा, मतलब उसके सिम्बल्स होंगे कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि उसको फिर हम और अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं जब भी पेपर में पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन। An interface provided by a class to the outside world is shown as a small circle attached to the class box by a line। इस तरीके से इंटरफेस को हम लोग शो करते हैं कि interface provided by a class to the outside world is shown as a small circle attached to the class box of a line। इस तरीके से An interface required by a class from some other class is shown as a small semicircle attached। कुछ पार्ट है ये फुल सर्किल में और एक ये हाफ सर्किल में, हम लोग इसको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग इसको शो करते हैं। फुल सर्किल
shown as a small circle attached to the class box of while line. An interface required by a class from some other class is shown as semi other circle. ये जो कॉमन इंटरफेस है उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन डिफाइंस एन इंटरैक्शन एंड is a society of roles and other elements that work together to provide some cooperative behavior. Collaboration मतलब collaborate करके कुछ चीज़ों को हम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो collaboration diagram में आ जाएगा. As given class or object might participate in several collaborations. These collaborations therefore represent the implementation of patterns that make up a system. A collaboration is rendered as an eclipse with dashed lines, sometimes including holding its name. इस तरीके से हम लोग एक collaboration को डील करते हैं कि डैश्ड इक्लिप्स में हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है, और अंदर इंटरफेस का नाम. इस तरीके से इंटरफेस हम लोग एक कोलैबोरेशन में कोलैबोरेट इस तरह से हम लोग करते हैं आगे. फिर यूज केस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस दैट अ सिस्टम परफॉर्म्स दैट यील्ड ऑब्जर्वेबल रिजल्ट्स ऑफ अ वैल्यू टू अ पर्टिकुलर एक्टर. यूज केस इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर द बिहेवियरल थिंग्स इन अ मॉडल. यूज केस का एक अच्छा एग्जांपल है कि जैसे जो हम लोग के कॉलेज में जो पीपलसॉफ्ट चलता है ईआरपी सिस्टम, उसमें बहुत सारे यूजर्स बनाए गए हैं. जैसे एक होल एडमिन है उसका जिसके पास सारे राइट्स हैं, फुल राइट्स हैं उसके पास, ठीक है. फिर एक हम लोग के पास है लॉगिन, हम लोग के पास कुछ कम राइट्स हैं उनके. फिर एचओडी लेवल पर कुछ ज़्यादा राइट्स हैं, मतलब एडमिन से कम है लेकिन टीचर लेवल से ऊपर के राइट्स हैं एचओडीज के पास. फिर आप लोग के लिए लॉगिन क्रिएट किया गया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें आप लोग के पास सबसे मिनिमम राइट्स हैं. तो यूज केस में हम लोग यही करते हैं कि किस रोल को हमें क्या क्या राइट्स देने हैं. मतलब जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है. आप अटेंडेंस अपने रीड कर सकते हैं, अपने मार्क्स अपने रीड कर सकते हैं. आप फीडबैक रीड और राइट, फीडबैक आप सिर्फ राइट कर सकते हैं, ठीक है. फीडबैक करने में आप रीड और राइट नहीं कर सकते. हम लोग के पास क्या है, अटेंडेंस के लिए हम लोग अटेंडेंस रीड राइट कर सकते हैं, मार्क्स रीड राइट कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक का हम लोग से कोई लेना देना नहीं है. उसमें हम लोग का जो भी राइट है वो जीरो राइट है. अब एचओडी लेवल पे क्या है, उनके और राइट्स हैं जो हम लोग के और आपसे ऊपर हैं, और जो एडमिन है उसके पास फुल राइट्स हैं कि वो रीड राइट सब कुछ कर सकता है, व्यू सब कुछ कर सकता है, ठीक है. रीड राइट और व्यू सब कुछ कर सकता है. तो यूज केस डायग्राम हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग केसेस या मतलब जो भी हमारे सिस्टम में जो भी हमारे एक्टर्स होते हैं, एक्टर या यूजर्स बोल सकते हैं, उनके राइट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है. यूज केस इज रेंडर्ड एज एन इक्लिप्स विद सॉलिड लाइंस इंक्लूडिंग इट्स नेम. इस तरीके से हम लोग यूज केस को डिफाइन करते हैं, ठीक है. एक सॉलिड इक्लिप्स बनाते हैं और अंदर उसका यूज केस लिखते हैं. इस तरीके से हम लोग यूज केस डायग्राम आगे क्रिएट करते हैं. जब प्रॉपर क्रिएट होगा यूज केस डायग्राम तो और अच्छा उसमें क्लियर होगा, ठीक है. एक्टिव क्लास इज ए क्लास हुज एक्टिव क्लास ऐसे ही नॉर्मली है, ठीक है. कंपोनेंट इज ए मॉड्यूलर पार्ट ऑफ अ सिस्टम डिजाइन दैट hides its implementation behind a set of external interfaces. जो इसका implementation है वो उसको हाइड करता है, जो मतलब बेसिक आइडिया वो उसको हाइड करके सिर्फ एक्सटर्नल इंटरफेस को ही सामने रखता है. Within a system, components sharing the same interfaces can be substituted while preserving the same logical behavior. The implementation of a component can be expressed by wiring together parts and connectors. The parts are include smaller components. Graphically, a component is rendered like a class with a special icon in the upper right corner as this. कंपोनेंट को क्लास की तरह हम लोग बना सकते हैं, ठीक है. एक रेक्टेंगल में बनता है, लेकिन कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए ये एक स्पेशल जो सिंबल है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कंपोनेंट डायग्राम्स में, ठीक है. यहाँ पे कंपोनेंट का नाम हो जाएगा और ये पूरा एक ये जो स्मॉल सा आपको दिख रहा है इसमें हाईलाइटेड, ये होता है इसका एक सिंबल, नया सिंबल विद स्पेशल आइकन इन द अपर राइट कॉर्नर. इसको इसकी प्लेसिंग इसी जगह करते हैं, अपर राइट कॉर्नर में, ठीक है. फिर नेक्स्ट है बिहेवियरल थिंग्स में आते हैं. बिहेवियरल थिंग्स में क्या है, बिहेवियरल थिंग्स आर द डायनेमिक पार्ट ऑफ ह्यूमन थिंग्स. मतलब डायनेमिक पार्ट जो सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपना मैसेज पासिंग के थ्रू ये डील करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, वो हम लोग बिहेवियरल थिंग्स में रखते हैं. दीज आर द वर्ब्स ऑफ अ मॉडल representing behavior over time and space. In all, there are three primary kinds of behavioral things. An interaction, ठीक है. An interaction is a behavior that comprises a set of messages exchanged among a set of objects or roles within a particular context to accomplish a specific purpose. मतलब इंटरैक्ट किस तरीके से कर रहा है, किस बेसिस पे इंटरैक्ट कर रहा है. जैसे अगर हम लिखें यहाँ पे ए, ठीक है, और ये दूसरा है बी, ठीक है. अब ये इसको क्या कर सकता है, ए मैसेज इसको कर सकता है, ए मैसेजेस बी
इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए बी से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, एक मैसेज के थ्रू। ठीक है, मैसेज किसी भी तरीके का हो सकता है, ईमेल हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज, वीडियो मैसेज, कुछ भी हो सकता है। तो एक इंटरेक्शन चीज है कि ये डायनेमिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, इस तरीके से the behavior of an society of objects or of an individual operation may be specified with an interaction. Graphically, a message is rendered as a directed line, almost always including the name of its operation. इस तरीके से इंटरेक्शन को शो करते हैं एरो के थ्रू, और जो मैसेज पास हो रहा होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट मशीन है। Second, a state machine is a behavior that specifies a sequence of states an object or an interaction goes through during its lifetime. मतलब एक सिस्टम जो है वो अपनी लाइफ टाइम के थ्रू कितनी स्टेट से पास होता है, तो हम इसको स्टेट डायग्राम में लिखते हैं। स्टेट डायग्राम को हम ऐसे भी और क्लियर बोल सकते हैं, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर वॉकिंग उसमें है, मोड में है, तो एक स्टेट उसकी हो गई वॉकिंग। ठीक है, अब वॉकिंग करने के बाद क्या होगा, वो रुकेगा, तो जब वो रुकेगा तो वो रुकने वाली भी उसकी एक आइडियल स्टेट हो जाएगी, जिससे मैं वो दो स्टेट से डील कर रहा होता है। जब वो मूव कर रहा होता है तब वो एक मूविंग स्टेट में होता है, रनिंग स्टेट बोल सकते हैं उसको। ठीक, और जब वो रुक जाता है तो उसको आइडियल स्टेट में हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, with a response to those events, the behavior of an individual class or a collaboration of classes may be specified with a state machine. स्टेट मशीन डायग्राम या स्टेट डायग्राम होता है, उसमें हम लोग इसको शो करते हैं। A state machine involves a number of other elements, including states, transitions, flow. ये दिखा रहा है, देखो, तो फ्लो फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने का जो फ्लो है उसको हम लोग इसमें शो करते हैं कि एक मूविंग स्टेट है और एक आइडल की स्टेट है, रुकने की स्टेट है। ग्राफिकली स्टेट इज रेंडर्ड एज अ राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनेगा लेकिन राउंडेड बनेगा। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि राउंडेड रेक्टेंगल बनेगा, यूजुअली इंक्लूडिंग इट्स नेम एंड इट्स सबस्टेट्स इफ एनी। जब होगा नेस्टेड स्टेट डायग्राम जब बनते हैं तो उसमें ये सब काम आता है। दूसरी चीज जो सब स्टेट्स की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ग्रुपिंग थिंग्स। ग्रुपिंग थिंग्स आर द ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट ऑफ ह्यूमन मॉडल्स। दीज आर बॉक्सेज इनटू व्हिच मॉडल कैन बी डिकम्पोज्ड। मतलब एक मॉडल को अपने या सिस्टम को अपने ग्रुप कर देना या एक रैपिंग, एक रैप उसको कर देना। देर इज वन प्राइमरी काइंड ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स नेमली पैकेजेस। ठीक है, पैकेज डायग्राम जो होता है वो ग्रुपिंग थिंग्स में आता है इस तरीके से। A package is a general purpose mechanism for organizing the design itself as opposed to classes which organize implementations, constructs, structural things, behavioral things and even other grouping things may be placed in a package। जो हमारे सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं उनको हम लोग जब एक पैकेज में या एक कंबाइंड बॉक्स में शो करना चाहते हैं तो हम लोग उसको पैकेज के फॉर्म में शो करते हैं। और इस तरीके से सिंबल होता है पैकेज का, एक रेक्टेंगल बनता है, ये प्रॉपर इसका रेक्टेंगल है, और इसी के साथ लगा हुआ एक और छोटा सा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अनलाइक कंपोनेंट्स व्हिच एग्जिस्ट एट रन टाइम। ठीक है भाई, सब ग्राफिकली पैकेज इज रेंडर्ड एज ए टैब्ड फोल्डर। टैब्ड फोल्डर जैसे हम लोग अपने विंडोज में देखते हैं, एक फोल्डर ऐसे बना होता है। ठीक है, कुछ ऐसे बना होता है, कुछ तो इसको टैब्ड बोलते हैं। इनको आप टैब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, टैब की के थ्रू। ठीक है, यूजुअली इंक्लूडिंग ओनली इट्स नेम एंड समटाइम्स इट्स कंटेंट। ठीक है, पैकेज डायग्राम में हम लोग इस तरीके के सिंबल्स का यूज करते हैं। अब मेन है इसमें, नेक्स्ट है इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप्स इन द यूएमएल है। ठीक है, देयर आर 4 काइंड ऑफ, इसमें है तो बहुत सारी चीज, लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने अभी इसमें क्लियर कर लिया। अगर किसी और को ज़्यादा इसमें पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, नोट्स गूगल क्लासरूम में अवेलेबल ही है। ठीक है, जो भी इसमें मेन चीज़ है वो मैंने अभी इसमें क्लियर कर दी है। और जो रह गया है वो जब हम लोग प्रॉपरली डायग्राम्स पढ़ेंगे इसके यूएमएल डायग्राम्स, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसमें डाउट्स रह गए हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन द यूएमएल। डिपेंडेंसी, ठीक है, 4 हम लोग रिलेशनशिप्स यूज करते हैं। रिलेशनशिप्स अपने की कैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस या जो हमारे इंटरफेस है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, किस तरीके से डिपेंडेंट होंगे, एसोसिएट होंगे, जनरलाइज होंगे, रियलाइजेशन होंगे। तो 4 तरीके के होते हैं इसमें, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और रियलाइजेशन। These relationships are the basic relational building blocks of the UML. You must use to write well-formed models. A dependency is a semantic relationship between two model elements in which a change to one element may affect the semantics of other element. अगर हम
ऐसा कुछ मॉडल या सिस्टम अपना यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हम एक में चेंज करें और दूसरे में भी चेंजेस अगर हो तो उसके लिए हम लोग डिपेंडेंसी को यूज़ करते हैं, मतलब एक इस तरीके की एक डैश लाइन और एक एरो के साथ, जैसे may affect the semantics of the other elements. Graphically, dependency is rendered as a dash line directed and occasionally including a label. ठीक है, यहाँ पर भी हम लेबल इसमें लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था मैसेज इंटरेक्शन के थ्रू। यहाँ पर हम एक लेबल यूज कर सकते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से वो डिपेंडेंट है दोनों चीज़ें। ठीक है, an association is a structured relationship among classes that describes a set of links, link being a connection among objects that are instances of the class. ठीक है, एसोसिएशन इज ए स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप among classes, क्लासेस के बीच हम लोग एसोसिएशंस को यूज करते हैं। that describes a set of links, a link being a connection among objects that are instances of the class. जब हम क्लासेस को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग एसोसिएशन का यूज करते हैं, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग लिंक्स का यूज करते हैं। एग्रीगेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बीइंग अ होल एंड इट्स पार्ट। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये रिलेशनशिप्स अलग अलग होते हैं, एग्रीगेशन कब होता है, एसोसिएशन कब होता है, कंपोजिशन कब होता है। रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट। Graphically, an association is rendered as a solid line, possibly directed, occasionally including a label and often containing other adornments such as multiplicity and names. अब जैसे यहाँ मल्टीप्लिसिटी को भी यूज़ किया गया है, जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का है, या कंपनी और एम्प्लॉय के बीच का जैसे जब बनता है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कंपनी है मान लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं एसोसिएशन को। अब एक एम्प्लॉय एक कंपनी में काम करता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बहुत सारी कंपनी में काम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एन एम्प्लॉयज़ ना, मल्टीप्लिसिटी के लिए एन एम्प्लॉयज़ एंड वर्क इन कंपनी। लेकिन अगर हम इस तरह से करें कि एक एम्प्लॉय बहुत सारी कंपनीज में काम करता है तो वो गलत होगा। ठीक है, वो सही भी नहीं है बनाना। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब होता है मैनी नंबर, इसका 0 1 2 3 का मतलब जहाँ तक होता है। जैसे मान लीजिए अगर एक बुक चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, मान लेते हैं एक चैप्टर्स की बात करें और एक बुक की बात करते हैं, ये चैप्टर हो गया और ये हो गया बुक। ठीक है, इसको भी हम लोग एसोसिएशन से दिखाते हैं कि एक बुक में कई सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। मान लीजिए 10 चैप्टर्स हैं तो 10 हमने लिख दिया, 10 चैप्टर्स एसोसिएट विद दिस बुक। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। जब अनडिफाइंड होती है तो हम लोग एन लिख देते हैं, एन या ए कोई भी वेरिएबल। और जब इनफाइनाइट है या नंबर हमें नहीं पता है तो हम लोग स्टार का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं मल्टीप्लिसिटी को इसमें। फिर इसमें नेक्स्ट है जनरलाइजेशन इज, इसको हटाते हैं। ठीक है, जनरलाइजेशन इज ए स्पेशल relationship. Specialization, generalization relationship in which the specialized element builds on the specification of the generalized element. Generalized का मतलब क्या है, एक होता है जनरलाइजेशन और एक होता है स्पेशलाइजेशन। एक होती है, ये होते हैं दोनों अप एंड डाउन रिलेशनशिप। ठीक है, एक होता है टॉप टू बॉटम, एक होता है बॉटम टू टॉप। जो जनरलाइजेशन होता है और स्पेशलाइजेशन होता है, ये दो चीज़ें इसमें आ रही है ऑब्लिक करके, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। ये अधिकतर हम लोग इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमें चीज़ों को थोड़ा जनरलाइज करना होता है, यानी कि डिटेलिंग हटानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम टू टॉप जाते हैं। यानी कि जो ये चीज़ जो होती है वो होती है जनरलाइजेशन। ठीक है, और जब हम और स्पेसिफिक होते रहते हैं, डिटेलिंग करते रहते हैं और डीप में जाते रहते हैं उसकी किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो होता है स्पेशलाइजेशन। मतलब स्पेसिफाई करना है किसी चीज़ को, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लोग ऐसे दे सकते हैं, जैसे अभी आप लोग का जो बीटेक है चल रहा है, अभी 3rd ईयर है। ठीक है, जो आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फाइनल चला गया क्या, ठीक है, जो हम लोग अपना पूरा ये आप लोग अपना पूरा फाइनल कंप्लीट कर लेंगे बीटेक, तब क्या होगा, आपको एक फाइनल मार्कशीट मिलेगी। ठीक है, मार्कशीट जो होगी वो पूरे होल ईयर का पूरा एक डिटेल व्यू होता है। ठीक है,
यानी कि उसमें क्या होता है, आपके फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का कुछ कुछ मार्क्स होंगे 1000 में, और लास्ट में जितने में भी शायद बने, या 5000 में आपका शायद क्लियर होता हो, ठीक है, 5000 में ही बनता होगा पूरे 4 साल का जो एग्रीगेट है। वो जब आप लोग देखेंगे तो 5000 में आपके कितने भी मार्क्स आएंगे 4 में, या टोटल 80% 90% जो भी आता है, तो वो एक जनरल फॉर्मेट है, यानी कि आपकी मार्कशीट देख करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने ईयर वाइज कैसे प्रोग्रेस करी है, आपके कैसे मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये होता है जनरलाइजेशन, मतलब जनरलाइज करना चीज़ों को, उसको एक जनरल फॉर्मेट में लेना। यानी अब क्या, अब और अगर किसी को देखना हो कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स आए हैं, थर्ड ईयर में कितने मार्क्स आए हैं, तो उसको स्पेसिफाई करेगा वो कि स्पेशलाइजेशन इसमें काम आएगा कि प्रॉपर हर ईयर की मार्कशीट लेकर के, या हर सेमेस्टर की, और अगर उसको स्पेसिफाई करना है और उसकी डिटेलिंग करनी है, तो प्रॉपर पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग कोई भी आप चेक कर सकता है कि आपके पर सेमेस्टर कितने मार्क्स आए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा वो आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट होगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 4 एरोज आएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में भी आप 2 डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर को थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट हो सकता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े वो और डिवाइड हो सकता है। तो जब हम और ज़्यादा उसकी डिटेलिंग करते हैं तो वो स्पेशलाइजेशन होता है, और डिटेलिंग से जब हम पूरे होल पे आते हैं तो वो होता है जनरलाइजेशन, एक जनरल व्यू लेना। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्पेसिफाई है, डिटेलिंग फॉर्मेट में। तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर पढ़ते चलेंगे तो हम और जनरलाइज इसका व्यू करेंगे, जनरल व्यू करेंगे, फाइनल में आपके इतने नंबर थे, या यहाँ इस लेवल तक अगर जनरलाइज करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर्स में लेकर के आपके जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स बने वो यहाँ पे शो करेगा। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और अगर जब स्पेसिफाई करना है चीज़ों को, स्पेशलाइजेशन देखना है, तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि और हम ज़्यादा स्पेसिफिक होते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीज़ होता है, और हम लोग इसको इनहेरिटेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब जब कोई क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तब हम लोग इस सिंबल को यूज़ करते हैं, जनरलाइजेशन सिंबल को। रिलेशनशिप रेंडर सॉलिड लाइन विद हॉलो एरोहेड पॉइंटिंग टू द पेरेंट, ये पेरेंट नोड को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे होगी बेस क्लास, यहाँ पे होगी चाइल्ड क्लास, इस तरीके से, ठीक है। जब प्रॉपर डायग्रामिंग होगी तो और अच्छे से इसमें क्लियर होगा, ठीक है। इसको हटाते हैं फिर। ठीक है, next realization. And realization is a semantic relationship between classifiers wherein one classifier specifies as a contract that another classifier guarantees to carry out. You will encounter realization relationships in two places, between interfaces and the classes of components. Realization जो है वो interfaces और components के बीच में हम लोग इसको डील करते हैं, components इसको इसमें लिखते हैं। इंटरफेस between interfaces and the classes, क्लास और इंटरफेस के बीच में हम लोग रियलाइजेशन को यूज कराते हैं। and realize that and between use cases and collaborations, use case और collaboration डायग्राम के बीच में जब कोई यूज केस का सिंबल और कोलैबोरेशन डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग रियलाइजेशन सिंबल को यूज करते हैं। इसका सिंबल कैसे बनता है, जनरलाइजेशन के जैसा ही बनेगा, बस जो लाइन होगी वो डैश्ड लाइन होगी, ठीक है। रियलाइजेशन इज रेंडर्ड एज अ क्रॉस बिटवीन अ जनरलाइजेशन एंड डिपेंडेंसी रिलेशनशिप एज इन दिस फिगर। अब बाकी जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स इन द यूएमएल, इन सबका थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू है यहाँ पे कि हम लोग कैसे डायग्राम, जो डायग्राम बन रहे हैं उनकी कैसे बनाएंगे और उनकी क्या क्या जरूरत है। जैसे क्लास डायग्राम shows a set of classes, interfaces and collaborations and the relationship. These diagrams are most commonly diagram फाउंड इन मॉडलिंग ऑब्जेक्ट और इंटर सिस्टम्स, ठीक है। इन सबका छोटा छोटा कुछ कुछ लाइन्स है, जैसे जब आपके पेपर पूछा जाएगा कि व्हाट इज क्लास डायग्राम, एक्सप्लेन क्लास डायग्राम इन ब्रीफ, ऑब्जेक्ट डायग्राम इन ब्रीफ, तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट डायग्राम शोज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप्स। ऑब्जेक्ट डायग्राम्स मतलब क्या होता है कि कोई एक सिस्टम जब एक रनिंग फेज में होता है, ठीक है, वर्क कर रहा होता है, तो एट अ ग्लांस या एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब हम उस सिस्टम को देखते हैं और उस समय उसमें कुछ भी प्रोसेस चल रही होती है, तो बस उसी को हम अपना ऑब्जेक्ट मान करके उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट
स्टैटिक स्नैपशॉट्स ऑफ इंस्टेंस ऑफ द थिंग्स फाउंड इन द क्लास डायग्राम, यानी कि एक सिस्टम रन कर रहा है, किसी भी फेज में है वो, रनिंग मतलब रनिंग फेज में ही होगा, एक इनपुट होगा, इनपुट दिया होगा किसी ने और उसमें प्रोसेस चल रही होगी, आउटपुट मिलेगा। तो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जब हम लोग सिस्टम को व्यू करके उसका डायग्राम शो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डायग्राम की कैटेगरी में आता है। एक स्नैपशॉट होता है क्लास डायग्राम का, ठीक है। कंपोनेंट डायग्राम इज शोज in encapsulated class and its interfaces, codes and terminal structure consisting of nested components and connectors. Component diagrams address the static design implementation of a system. ये static diagrams के अंतर आता है, component show करना, component diagram static diagram होता है, ठीक है। यूज केस डायग्राम शो सेट ऑफ यूज केसेस एंड एक्टर्स, जैसे मैंने बताया था अभी कि जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होते हैं उनको ये डिफाइन करता है किसी भी सिस्टम में, क्योंकि सबको एडमिन की प्रिविलेज नहीं दी जा सकती और सबको बिल्कुल बॉटम लाइन की भी प्रिविलेज नहीं दी जा सकती, मतलब उनके उसको राइट्स नहीं दिए जा सकते। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। बोथ सीक्वेंस डायग्राम्स एंड कम्युनिकेशन डायग्राम्स आर काइंड ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स, ठीक है। इंटरेक्शन डायग्राम्स में दो डायग्राम्स होते हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन डायग्राम में दो डायग्राम होते हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम। इन दोनों को ही इंटरेक्शन डायग्राम बोला गया है। सीक्वेंस डायग्राम एंड कम्युनिकेशन डायग्राम्स आर काइंड ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम। कम्युनिकेशन डायग्राम मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम दूसरे अपने अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा होता है, और सीक्वेंसिंग में भी यही काम होता है कि एक सीक्वेंस के बाद दूसरा सीक्वेंस क्या आएगा। तो एक तरीके से इंटरेक्शन डायग्राम के अंदर आता है। An interaction diagram shows an interaction out consisting of a set of objects or roles, including the messages that may be dispatched among them. Interaction diagram addresses the dynamic view of a system. ये डायनेमिक डायग्राम्स हैं। जैसे कुछ अगर आपसे जैसे एक छोटे नंबर में पूछ लिया जाए कम मार्क्स में कि व्हाट इज स्टैटिक डायग्राम्स या एक्सप्लेन द फीचर ऑफ स्टैटिक डायग्राम्स और डायनेमिक डायग्राम्स, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो डायनेमिक डायग्राम्स होते हैं वो टाइम के साथ टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उनमें कम्युनिकेशन होता रहता है, ठीक है। स्टैटिक डायग्राम्स में ऐसा नहीं होता है। A sequence diagram is an interaction diagram that emphasizes the time ordering of a message, ठीक है। मैसेज टाइम टू टाइम आते हैं, बदलते हैं, न्यू आते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक सीक्वेंस डायग्राम होता है। A communication diagram is an interaction that emphasizes the structural organization of the objects or roles that send and receive messages. Sequence diagrams and communication diagram represent similar basic concept, ठीक है। Timing diagram shows the actual time set which messages are exchanged, ठीक है। ये सब जो डायग्राम्स हैं उन सबका थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू है। फिर स्टेट डायग्राम शो द स्टेट मशीन, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो किस स्टेट में है, आइडियल स्टेट में, रनिंग स्टेट में, किस स्टेट में उसको शो करता है स्टेट डायग्राम, ठीक है। फिर एक्टिविटी डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस और अदर कंप्यूटेशन एज द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डेटा फ्रॉम स्टेप टू स्टेप विद इन द कंप्यूटेशन, मतलब डेटा किस तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है, डेटा किस तरीके से पास हो रहा है और मैसेजेस किस तरीके से पास हो रहा है, उसको ये एक्टिविटी डायग्राम शो करता है। ये भी एक टाइमिंग डायग्राम है, क्योंकि इसमें भी टाइम टू टाइम प्रोसेस चेंज होती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। एक्टिविटी डायग्राम्स एड्रेसेस द डायनेमिक ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। ये स्टैटिक सिस्टम के लिए नहीं होता है, डायनेमिक सिस्टम के लिए होता है। They are especially important in modeling the function of a system and emphasizing the flow of control among objects, ठीक है। Deployment diagram shows the configuration of runtime processing nodes and the components that live on them. Diagram addresses the static deployment view of architecture. A node typically hosts one or more artifact. Node जो है वो हम लोग deployment diagram में use करते हैं, node symbol and artifact, ठीक है। Package diagram shows the decomposition of a model itself into organization units and their dependencies. Timing diagram is an interaction diagram that shows actual times across different objects. जो टाइमिंग डायग्राम का मतलब है कि कोई भी सिस्टम टाइम टू टाइम कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और प्रोसेस कैसे आगे बढ़ रही है, तो ये उसको शो करता है टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। टाइमिंग डायग्राम में ही आपका ये आता है, एक्टिविटी डायग्राम को हम लोग टाइमिंग डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो मेन डायग्राम्स हम लोग को पढ़ने हैं उसका थोड़ा सा ओवरव्यू है कि कैसे हम लोग डायग्राम क्या काम करता है। फिर जब एक्चुअल डायग्राम पढ़ेंगे तो और ठीक से क्लियर होगा किसी भी सिस्टम का, ठीक है। डायग्राम का मतलब वही है कि हम लोग एक मॉडलिंग करेंगे, उसकी मॉडल्स बनाने होते हैं कि इस डायग्राम किसी भी सिस्टम को अगर हम एक्टिविटी डायग्राम बनाते हैं तो वो कैसा शो होगा, यूज केस बनाते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, ठीक है, वो कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। बाकी वही था।
ऊपर जो हम लोग ने पढ़ा था अभी उसका एक शॉर्ट व्यू में। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट्स है पढ़ने को तो इसमें काफ़ी कुछ है, जिसको भी और पढ़ना वो पढ़ सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो कवर करने के लिए वो मैंने इसमें कवर कर दी है। ठीक है, बाकी पूरी यूनिट में सारी चीज़ें तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पढ़ा जाए, मेन चीज़ें हैं वो बस आप उनको याद रखिए। ठीक है, वही ज़्यादा ज़रूरी है और पेपर में हर बार वही पूछा भी जाता है। जैसे डायग्राम्स तो हर बार पेपर में आते हैं, कोई भी डायग्राम दे दिया जाएगा किसी भी सिस्टम का, आपको उसको ड्रॉ करना होगा। मान लीजिए यही बोल दिया कि अपने कॉलेज ERP सिस्टम को एक्टिविटी डायग्राम से बताइए या यूज केस डायग्राम बताइए, ठीक है, या सीक्वेंस डायग्राम बताइए, तो आपको अपने कॉलेज ERP सिस्टम की वर्किंग पता होनी चाहिए। या कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया या ATM से मनी ट्रांसफर हो गया, किसी भी सिस्टम को आप किसी भी डायग्राम में शो करना होगा। तो बस डायग्राम बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग सिंटेक्स याद रखते हैं किसी भी लैंग्वेज का, C, जावा, C++, उसी तरह हमें इसमें सिंबल्स याद रखने कि किसी भी डायग्राम के क्या सिंबल्स होते हैं और हम लोग इनको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसी सिंबल्स के थ्रू हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा डायग्राम बनाना है और उसमें कौन कौन से नए नए फीचर्स डालने हैं, मतलब कैसे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक ओवरव्यू है अभी तक का यूएमएल डायग्राम्स का। नेक्स्ट क्लासेस में डायग्राम्स स्टार्ट करेंगे, क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, डायरेक्शन डायग्राम वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लेना, या जिसको भी नोट्स बनाने हो तो इसी से ही नोट्स अपना क्लियर बना लेना। उसमें गूगल क्लासरूम में सारे ई बुक्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसलिए नोट्स भी हैं, तो आप लोग उससे अपने नोट्स बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता रहेगा, जिससे भूलेंगे नहीं, लास्ट में एकदम से पढ़ना नहीं पड़ेगा। शुरू में रहेगा पढ़ने के लिए तो थोड़ा थोड़ा कवर होता रहेगा, नहीं तो लास्ट में जब एक साथ सब पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, सब भूलने के भी चांसेस में बढ़ जाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अगर क्लियर है सभी को तो अटेंडेंस अगर पोस्ट कर दी तो क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।